हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आज हम लोग 9 तारीख को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से किस में हृदय के 3 कक्ष होते हैं। आप लोगों को पता है जितनी भी मछली होती है इनके हृदय में दोस्तों 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। जो कबूतर एक पक्षी है, पक्षी के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। सैलामेंडर दोस्तों एक एम्फीबियन है यानी उभयचर है, और जितने भी उभयचर होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैलामेंडर आप लोगों को देखने में एक छिपकली जैसा लगेगा, तो आप लोगों को लगेगा रेप्टाइल है, बट दोस्तों ध्यान रखिएगा ये एक एम्फीबियन यानी उभयचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो आप लोगों को पता है फोकल लंबाई या फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए, और ऋणात्मक किसके लिए होती है? कॉनकेव के लिए होती है। तो कॉन्वेक्स का पूछा गया था तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पित्त रस का क्या काम नहीं है, बाइल जूस का। आप लोगों को सभी को पता है बाइल जूस जो बनता है वो लीवर से बनता है। समझ में आ गई बात को? तो ये बाइल जूस का कार्य क्या होता है, इस पित्त रस में कुछ सॉल्ट होता है, लवण होते हैं जो कि फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, वसा के अणु को तोड़ते हैं, तो ये कार्य हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाइल जूस पित्त रस से केवल फैट का ही डाइजेशन होता है, पाचन होता है, प्रोटीन का नहीं होता। तो कौन सा काम नहीं है? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अलावा मैं और आपको बता दूं, जैसे ये आप लोग का माउथ है, ठीक है, माउथ से होता हुआ भोजन आपके ईसोफेगस में जाएगा, फिर आपके स्टमक यानी आपके पेट में जाएगा, फिर आप लोग की छोटी आंत में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका लीवर होता है, तो लीवर से छोटी आंत में क्या आता है? बाइल जूस पित्त आता है, और यहीं छोटी आंत में पैनक्रियास अग्नाशय से पैनक्रेटिक जूस अग्नाशय रस भी आता है। तो बेसिकली उसकी अग्नाशय रस आपका प्रॉपर्ली कार्य तभी कर पाएगा जब इसके ऊपर लीवर से आने वाला बाइल जूस आएगा, पित्त आएगा, है ना, एक प्रॉपर उसको मीडियम प्रोवाइड करवाता है। तो बी भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई क्या होगी जब शक्ति 3 डायोप्टर है, पावर जब 3 डायोप्टर है। तो आप लोगों से फोकल लंबाई पूछी जा रही है। फोकल लंबाई क्या होता है आप लोगों का? 1/p। तो p कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, तो p का मान दिया हुआ है 3। आप लोग पावर किस में रख रहे हो? डायोप्टर में रख रहे हो। तो जब आप लोग पावर को डायोप्टर में रखोगे तब आपका आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा। तो 1/3 यानी 0.33 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, उत्तल दर्पण में फोकस की लंबाई, है ना, बेसिकली फोकस लंबाई की बात हो रही है, 9 सेंटीमीटर है। चलिए स्मॉल f का मान दिया हुआ है आप लोगों को 9 सेंटीमीटर। प्लस 9 लूँ या माइनस? सर प्लस लेंगे, क्योंकि कौन सा आप लोगों को दर्पण दिया है? उत्तल यानी कॉन्वेक्स दिया है। बोला जा रहा है और वस्तु 18 सेंटीमीटर दूर है, यानी जो आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर था, उत्तल दर्पण था, आपने जो वस्तु रखी है ना वो इससे कितनी दूरी पर रखी है? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, और इसे ही हम लोग बोलते हैं u। तो u का मान कितना है? 18 है, और आपको पता है u का मान हमेशा किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो आप लोगों से आवर्धन पूछा जा रहा है, मैग्निफिकेशन पूछा जा रहा है। तो मैग्निफिकेशन आप लोगों का अगर मिरर वाले केस में बात करें तो क्या होता है? -v/u। तो आप लोगों को इसके लिए v की जरूरत पड़ेगी, तो v अभी अपन निकालते हैं। तो दर्पण सूत्र आप लोग जानते हो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। f का मान दिया हुआ है 9, तो 1/9। u का मान दिया हुआ है -18, तो 1/-18 बोलो या -1/18 बोलो, बात बराबर है, प्लस 1/v। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/18। तो आपने एलसीएम ले लिया 18, यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 1, तो 2 + 1 3, तो 3/18। तो ये आपका आ जाएगा 1/v का मान आ गया 1/6। तो 1/v का मान जब 1/6 आया तो v का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अभी 6 इधर पुट कर लेते, तो m बराबर माइनस v का मान कितना हो गया? 6 दिया हुआ है। u का मान कितना था? -18 था, -18। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m का मान कितना हो जाएगा? 6/18 यानी 1/3 यानी 0.33 मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, यदि कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है तो हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का होगा। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड यानी संतृप्त। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त बोलते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से 4 रिएक्शन पूछी गई थी, 4 अभिक्रिया दी गई थी, आप लोगों से पूछा गया था इनमें से संतुलित अभिक्रिया कौन सी है। तो आप लोगों को बैलेंस करना आता ही है। जैसे रिएक्शन नंबर 1 की हम लोग बात करते हैं, लेफ्ट में मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, राइट में भी मैग्नीशियम कितना हुआ, 2 हुआ। लेफ्ट में ऑक्सीजन के एटम टोटल कितने हैं, 2 है। राइट में देखो ये जो MgO है ना, इसके आगे लिखा हुआ है 2, यानी ये Mg के लिए भी कॉमन है और O के लिए भी कॉमन है। तो राइट में भी O कितने हो गए, 2 हो गए ऑक्सीजन के एटम। तो ये आप लोगों की एक बैलेंस रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व में अधात्विक गुण है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किस में पाए जाएंगे, जो नॉन मेटल होगा, जो अधातु होगा। और इनमें से अधातु कौन है आप लोगों का, क्लोरीन है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को V दिया हुआ था, R दिया हुआ था, धारा का मान आप लोगों से पूछा गया था। तो आप लोग सभी जानते हैं V बराबर होता है I इंटू R। तो I क्या हो जाएगा आप लोगों का, V/R। तो V का मान दिया हुआ है 220, R का मान दिया हुआ है 4.5, ठीक है। 4.5 बोले तो मैं इसको लगभग 9/2 बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकते हो 9/2 है ना। ये सिंपली 4.5 आप लोग लिख लो और इसको सॉल्व कर लेना, जो भी करंट का मान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि जब प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं, तो इक्विवेलेंट का सही फॉर्मूला क्या है। तो मान लीजिए दोस्तों बहुत सारे प्रतिरोध है, R1, R2, R3, R4 है ना, ये आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड का स्टक नियम लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता है, क्वेश्चन पहले भी गया था। तो ये नोबल गैस पे लागू नहीं होता, क्योंकि जब न्यूलैंड साहब ने अपनी टेबल बनाई थी उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। समझ में आ गई बात को। तो नोबल गैस पे ये वाला कार्य नहीं कर रहा था। किस अणु में हाइड्रोजन का किसी अणु में हाइड्रोजन का निष्कासन, यानी हाइड्रोजन निकल रहा है। तो जब देखो, जब किसी में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसको आप लोग बोलते हो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर किसी में हाइड्रोजन हटता है तब भी आप लोग बोलोगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो अभिक्रिया में अपचयित हो रहा है, एन एलिमेंट दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो जिसका अपचयन होता है, जो अपचयित हो रहा है, यानी उसका अपचयन हो रहा है, तो जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बोला जा रहा है लाल, बैंगनी और पीला 3 रंग दिए गए हैं, उन्हें उनके बढ़ते अपवर्तनांक के अनुसार व्यवस्थित करिए। क्लियर है। तो कैसे आप लोग करोगे, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अपवर्तनांक होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, तरंग दैर्ध्य के। यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य कम, जिसका लैम्बडा कम, उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की होती है ना। तो वॉयलेट जो कलर होता है ना, इसकी वेवलेंथ होती है कम, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि रेड कलर की अगर हम लोग बात करें, लाल रंग की, तो इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो रेड कलर को आप लोगों को क्या करना है, पीछे बिठाना है ना। देखो ये एरो से देखो, रेड कलर से ज्यादा किसका होगा, येलो का होगा, और येलो से ज्यादा किसका होगा, वॉयलेट का होगा, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों की स्क्रीन पे, मेंडल ने अपने प्रयोग पर किस पर विचार नहीं किया। तो मेंडल साहब ने जो पी प्लांट लिए थे, मटर के पौधे लिए थे, आप लोगों को पता है उसमें जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, है ना। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था कि कुछ मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर का रंग पर्पल होता है, किसी का व्हाइट होता है। अगर मैं बात करूं, कोई किसी के तने की लंबाई छोटी होती है, किसी के तने की लंबाई ज़्यादा होती है। कोई कोई मटर के पौधे ऐसे होते हैं जिनके सीड यानी बीज का शेप गोल होता है, किसी का रिंकल झुर्रीदार होता है। तो ये आप लोगों के देखो, सीड का शेप भी इन्होंने कंसिडर किया था, फ्लावर का कलर भी किया था, लेंथ ऑफ द प्लांट भी करा था, लीफ का कलर है ना, ये इन्होंने चीज़ कंसिडर नहीं करी थी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बार चुंबक की किस दिशा से उत्पन्न होता है ना। तो बेसिकली आई थिंक ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या पूछ रहा था, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा पूछ रहा था। तो ये नॉर्थ पोल से आपको पता है स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है, साउथ पोल की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
जब एल्यूमिनियम के टुकड़े को कॉपर सल्फेट में मिलाओगे, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता ही है CuSO4 होता है, तो जब आप लोग इसमें एल्यूमिनियम डालोगे ना तो विलयन का रंग बदल जाता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला होता है, जैसे ही एल्यूमिनियम डाला तो ऐसा क्या हुआ, तो देखो जब आप लोगों ने एल्यूमिनियम डाला ना कॉपर सल्फेट में तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बना। अभी ये एल्यूमिनियम सल्फेट का जो रंग होता है ना थोड़ा सा व्हाइट सा होता है, तो कलर बदल गया ना, पहले ब्लू था ये व्हाइट हो गया, तो किसकी वजह से, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के बनने की वजह से ये सारी चीजें हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पार्ट है, तो ये आप लोगों को सिंपली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप लोग जानते होंगे, बाकी के 2 ऑप्शन मुझे इसका पता नहीं क्या था, तो एक बार देख लेना पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रतिरोध अधिकतम है, दोस्तों कॉपर तो एक मेटल है, मेटल में तो करंट आसानी से फ्लो जाती है, करंट आसानी से फ्लो जाती है, इनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो कॉपर नहीं होना चाहिए, सिल्वर नहीं होना चाहिए, नाइक्रोम भी नहीं होना चाहिए, ग्लास आप लोगों का क्या होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होती है ना, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस स्थिति में विद्युत धारा अधिकतम होगी, तो देखो आप लोगों को पता है, जैसे ये कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये मैग्नेट का आप लोग साउथ पोल मान लीजिए, आप लोगों ने यहाँ पर कोई कुंडली को रख रखा है, तो नॉर्थ पोल से क्या निकलती है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी जो कॉइल में से होकर जाएगी। अगर देखो अभी निकल रही है, अगर मान लो मैं से बोलूँ कॉइल आप लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, थोड़ा सा कुछ एंगल पे रखते हैं, तो उतनी नहीं गुजरती जितनी इस वाले केस में गुजर रही है। तो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का गुजरना बहुत जरूरी है, अगर आप लोग चाहते हो इसमें से करंट फ्लो हो तो ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये जैसे मान लो ये चुंबक की क्षेत्र की दिशा है, ये कॉइल की दिशा है, 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, लंबवत रखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है, प्रत्येक प्रोटीन एंजाइम से बना होता है या नहीं, दोस्तों हर एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, बट ऐसा नहीं है हर प्रोटीन को आप एंजाइम बोल दोगे। प्रत्येक हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं क्या, ये भी आप लोगों का गलत है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फैट के बने होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन में स्वयं के लिए एक mRNA होता है क्या, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो आपको मैं बता दूं, RNA आप लोगों के कई प्रकार के होते हैं, एक उसमें से प्रकार है mRNA, है ना, जिसको आप लोग मैसेंजर RNA के नाम से भी जानते हो। अब ये मैसेंजर RNA क्या होता है, आप लोग को बताया हमारी बॉडी में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, तो उनके लिए जो मैसेज होता है ना वो इन वाले RNA के पास में होता है mRNA के लिए, कि कौन से अमाइनो एसिड से ये वाला प्रोटीन बनेगा। तो हाँ यार ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, हर प्रोटीन के लिए एक mRNA होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, दोस्तों हल्दी क्या अम्ल और क्षार के बारे में बता देता है क्या, सूचना दे देता है क्या, बिल्कुल, और ये नेचुरली भी है ना, आपने खुद ने थोड़ी बनाया, नेचुरली मिलती है ना हमको, बिल्कुल। बात करें दोस्तों पेटूनिया की पंखड़ी, ये भी आपका एक इंडिकेटर की तरह कार्य करती है, ये भी एसिड और बेस के बारे में बताती है। पीटल ऑफ हाइड्रोजिनिया, ये भी एक प्लांट है, इसकी भी पंखुड़ी भी आप लोग को एसिड और बेस के बारे में जानकारी दे देगी। मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है, बट दोस्तों ये सिंथेटिक है, ये सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। तो दोस्तों ये आप लोगों के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे, थैंक यू सो मच। तो अभी मैं ट्रिप पे हूँ, बट मैंने आपको प्रॉमिस किया था आपका एनालिसिस मिस नहीं होगा, और आज सैटरडे संडे को तो वैसे पेपर नहीं होते, तो इसलिए जो आप लोग के कल वाले थे है ना, यानी फ्राइडे वाला था, वो सेकंड शिफ्ट का मैंने अभी डाला है, अभी थर्ड का भी डाल दूंगा थोड़ी देर में, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आप लोग का कंप्लीट कोर्स 399 पे आप लोग जुड़ सकते हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है इस कोर्स को, प्ले स्टोर पर जाइए, साइंस मैग्नेट ऐप को इंस्टॉल करिए, इसके कोर्स वाले सेक्शन में जब आओगे तो यहाँ पर आप आइए, बाय नाउ आप लोग कर लीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करना ना भूले, बाय बाय, अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर करें, थैंक यू सो मच।